हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का इस नए सेशन के अंदर एक नए एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं, वैसे तो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, नो डाउट, बट आज जो मैं आपके सामने एक चीज लेकर आया हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे जीपीएससी एआरटीओ एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एआईबी का क्लास हमसे पढ़ा था, या फिर जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर टेलीग्राम आईडी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक छोटा सा डाउट चल रहा था कि सर एआईबी एग्जाम तो खत्म हो चुका है, अब हमने थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया, जिसको कहीं पे घूमना था वो घूम के आ गया, अब हमें एआरटीओ का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो सेम है और एलिजिबिलिटी भी जो है वो यहाँ पे जो है मैच करती है। तो हमें जो है एआरटीओ का सिलेबस जो है या फिर एआरटीओ का जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा बूस्टअप मिलना चाहिए। तो उस चीज के लिए हमें जो है थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए, थोड़ा सा आप गाइडेंस करिए, थोड़ा सा हमारे लिए जो है एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आप लेके आइए। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं हम जो है आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर या फिर इस छोटे से सेशन के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जीपीएससी एआरटीओ एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक सडनली हमारे पास कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है जब हम एआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और सडनली हमारे पास इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 हमारे पास एक नोटिफिकेशन चल के आता है। और नोटिफिकेशन में हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जीपीएससी आरटीओ एग्जाम की जो है वो वैकेंसी निकल चुकी है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, सिंगल डिजिट में है, बट नो डाउट वैकेंसी बहुत अच्छी है। और हम जो है हमारे लेक्चर्स के अंदर हमने उसके अंदर बात भी किया था कि एआरटीओ जो है वो यहाँ पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी होता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, टैक्सेशन अथॉरिटी होता है, बहुत सारे जो है उसके पास में जो है पावर होते हैं, और इसीलिए जो है एआरटीओ के नंबर ऑफ पोस्ट भी कम होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसकी जो एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट निकल के आई है वो भी कम है। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एआरटीओ एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर 146 ऑफ 2024-25 की, 146 ऑफ 2024-2025। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल के आती है जो कि है 0808। ठीक है, 08 पोस्ट हमारे पास यहाँ पे लेके आए हैं। 146 हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिनको कि हम एआरटीओ बोलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? तो आता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लास 2 की ये जो है पर्टिकुलरली पोस्ट है। ठीक है, चलो, और हमारे पास अगेन वापस से ध्यान में रखना एडवर्टाइजमेंट नंबर है 146, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेरे पास निकल के आती है 08। आगे बढ़ते हैं, इस चीज के अंदर हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एआरटीओ, या फिर उसी को यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लास 2 इस नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो पहले तो एक छोटा सा मैं आपका एक 4 से 5 मिनट लूंगा, यहाँ पे पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं, और उसके बाद में जो भी आपके कॉमन डाउट्स है उसको मैं यहाँ पे जो है वो लेके आया हूँ। जो भी मेरे पास स्टूडेंट लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे, जो भी उनकी क्वेरीज थी, उसको भी हम यहाँ पे जो है हमारी तरफ से क्या उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, क्या उसमें हम बेस्ट करके कम टाइम के अंदर हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम है। एग्जाम में पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से दो पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्ट ए में यहाँ पे जो एडिशनल चीज दिखेगी आपको एज कंपेयर टू द असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे वो एडिशनल चीज दिखेगी ये वाली, जो कि है पार्ट ए जनरल स्टडीज। तो यहाँ पे आपको जीएस पढ़ना है। तो जीएस में जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में आपका जो है पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, तो ये सब कुछ चीजें आपको पढ़नी है जो कि आएगा 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद पार्ट बी है, जो पार्ट बी में यहाँ पे दो चीजें दी गई है। फर्स्ट चीज है यहाँ पे जो दी गई है वो है आपका टेक्निकल, उसको यहाँ पे हम बोलेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट का नॉलेज। उसके साथ साथ प्लस में लिखा गया है एक्ट, रूल, गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट एंड जजमेंट। तो इसको आप ऐसा समझिए कि आरटीओ एक्ट और रूल, उसके साथ साथ टेक्निकल जो भी हमारा सिलेबस होता है वो सारा मिला के आएगा 200 मार्क्स के लिए। मतलब ये 100 प्लस 200 बन गया 300, और टाइम यहाँ पे बन गया हमारे पास 3 आवर्स। टोटल 3 आवर्स का टाइम है। 300 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और 300 क्वेश्चन हमें 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर ये इसका मीडियम कौन सा होगा। तो आप देखेंगे द मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शाल बी गुजराती फॉर पार्ट ए। तो पार्ट ए जो है जिसके अंदर हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं,
ये गुजराती में आएगा, उसके साथ इंग्लिश, गुजराती एंड इंग्लिश फॉर पार्ट बी ऑफ द पेपर। तो पार्ट बी जो है वो इंग्लिश में आएगी और ये पार्ट ए जो है आपका जो है वो गुजराती में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल जो है वो जीएस पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है, उसके साथ साथ आरटीओ एक्ट एंड रूल्स को भी पढ़ना है। टोटल सिलेबस बन के हमारे पास निकल के आता है जो आएगा यहाँ पे 300 मार्क्स। उसमें सबसे पहले तो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि सर टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ एक्ट, रूल्स और इंस्टीट्यूट ये सब कुछ दिया गया है, जजमेंट दिया गया है, तो इसमें जो है वो बाइफर्बिकेशन किस तरीके से होगा। तो जैसे कि हमें पता है ये टेक्निकल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो है 75 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और यहाँ पे आरटीओ एक्ट एंड रूल्स जो है यहाँ पे जो है वो 125 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये कहीं भी लिखा नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड जो है उसके तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट 75 मार्क्स, रूल्स आएंगे यहाँ पे, सॉरी रूल्स आएंगे यहाँ पे 75 मार्क्स के लिए, ये जो है ये 75 मार्क्स के लिए आएगा और ये जो है आपका जो है वो टेक्निकल जो आएगा वो आएगा आपका 125 मार्क्स के लिए। सॉरी टेक्निकल आएगा 125 के लिए, ये आएगा 75 मार्क्स के लिए। तो ये बन जाएंगे टोटल 200 और ऊपर वाला 100, ये 300 यहाँ पे बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कहीं पे लिखा नहीं है, बट जैसे कि जीपीएससी चल रहा है उसका पेपर पैटर्न चल रहा है उस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि जीएस 100 मार्क्स के लिए, टेक्निकल 125 मार्क्स के लिए और आरटीओ रूल्स और जजमेंट जो है वो 75 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, सर हमें जो है ये जो पार्ट ए है जिसके अंदर हम जनरल स्टडीज पढ़ने वाले हैं उसका एक पेपर पैटर्न हमने देख लिया है, गुजराती में आएगा 100 मार्क्स के लिए, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री एंड कल्चर उसमें है, सेकंड है उसमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जनरल स्टडीज वाला सिलेबस है ये आपको यहाँ पे गुजराती में भी देखने को मिल जाएगा। आप अगर जीपीएससी के साइट पे विजिट करते हैं तो ये जो चीज मैं यहाँ पे इंग्लिश में लेके आया हूँ ये सेम चीज आप यहाँ पे जो है इसका बाइफर्केशन दिखाया है। भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हमें क्या चीजें पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी है तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये इन डिटेल सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है, ये इन डिटेल सिलेबस यहाँ पे जो है गुजराती वर्जन में भी अवेलेबल है। आप साइट पे जाके या फिर मैं टेलीग्राम पे भी उस चीज को अपलोड कराऊंगा, ये सब कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट मेरे पास में लेके आता है वो है लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसको कि हम रीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी है हमारे पास 5th नंबर, 6 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 7th नंबर आता है जनरल नॉलेज एंड इंपॉर्टेंस करंट इवेंट्स। तो आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर्स है ये सब कुछ चीजें आपको पढ़नी है और ये टोटल मिला के 7 पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आपका जो मीडियम होगा क्वेश्चन पूछने का वो होगा गुजराती का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब देखो पार्ट बी में जैसे कि हमने बात की थी कि टेक्निकल भी पूछा जा रहा है, उसके साथ साथ आरटीओ एक्ट और रूल्स के जो जजमेंट है ये वाला पार्ट भी पूछा जा रहा है। तो ये टोटल मिला के क्वेश्चन जैसे हमने बोले थे कि टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे आपको, टेक्निकल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे 125 और रूल्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि है 70। टोटल मिला के क्वेश्चंस आएंगे 200, टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, टोटल मार्क्स होंगे 200, मीडियम होगा यहाँ पे इंग्लिश। अब ये वाला जो सिलेबस है ये सिलेबस एज कंपेयर टू एआईएमबी एग्जाम 100% सेम है। जिन लोगों ने इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया हुआ है, हालांकि अभी 1 महीना पहले हुआ था, वो एग्जाम और ये एग्जाम वाला ये जो पोर्शन है 200 मार्क्स का वो 100% सेम है। तो आपको सिर्फ जो चीज एडिशनली पढ़नी है ना वो पढ़ना है पार्ट ए जो कि है जीएस का पोर्शन। ये तो हालांकि आप सब कुछ चीजें पढ़ चुके हो, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सेम है। हम सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लेके चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एआईएमबी एग्जाम में। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये हमें पढ़ना है। मैं इन डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज है और ये ऑलरेडी हम एआईएमबी एग्जाम जब हम पढ़ रहे थे, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये ऑलरेडी हम जो है इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास निकल के आता है दैट इज द टॉम थ्योरी ऑफ मशीन। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिसको हम जो है नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आएगा दैट इज आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जिसको कि हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। मटेरियल साइंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ये चीज यहाँ पे देखने या फिर गौर करने लायक ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट पहले तो इंपॉर्टेंट। अब इस सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, इस सब्जेक्ट का यहाँ का सिलेबस एआरटी होगा और इसी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है एआईएमबी एग्जाम का, तो उसमें आपको जो है एआईएमबी एग्जाम में कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिल जाएगी। एआईएमबी एग्जाम में एडिशनल चीजें हैं, एआरटीओ एग्जाम में एडिशनल चीजें यहाँ पे इन्होंने अभी तक तो नहीं दिया है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी आप एआईएमबी के लिए एडिशनल पढ़े हो वो चीज को भी रिवाइज करके जाओ, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन इस एआरटीओ एग्जाम में पूछने को या फिर देखने को हमें मिल जाए। तो हमें तो ये बेसिक सिलेबस तो करना ही करना है, उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी है वो सेपरेटली एआईएमबी एग्जाम के लिए इन्होंने दिए थे, जीपीएससी ने दिया था, तो वो सेपरेट टॉपिक्स भी हमें यहाँ पे कंसिडर करने ही करने हैं। ठीक है, लिखा नहीं है तो भी हम यहाँ पे पढ़ के जाने वाले हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कैड कैम वाला टॉपिक है, ये भी सेम चीज है, इसमें एआईएमबी एग्जाम का सेम सिलेबस कॉपी किया हुआ है। नंबर 10 है हमारे पास पोल्यूशन एंड व्हीकल इंश्योरेंस, ये भी सेम है। 11 है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल, ये भी यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट है हमें यहाँ पे जो है, अब देखो यहां तक सब टॉपिक सेम है, यहां तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 125। अब ये जो 12 नंबर वाला टॉपिक है, ये 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे 75। उसमें क्या क्या दिया हुआ है ये भी सेम है, ये भी अगर हम देखें तो एआईएमबी एग्जाम का ये भी सिलेबस सेम है। उसमें आपको दिखेगा मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें आपको सेकंड दिखेगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स सीएमवीआर। अब सीएमवीआर के इन्होंने कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली दिए हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, परमिट या फिर उसी को हम कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये स्पेसिफिकली इन्होंने ये चैप्टर दिए गए हैं, तो ये चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है। उसके साथ साथ एडिशनली अब मैं क्या कर रहा हूं, इन चैप्टर्स को छोड़ के जो एडिशनल चैप्टर्स हैं सीएमवीआर में हो चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट में हो, हम उनका भी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि भैया एआईएमबी एग्जाम को अगर हम देखें या फिर एआईएमबी के कंपेयर में हम एआरटीओ को देखें, तो एआरटीओ एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में जाता है। एआरटीओ के जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, तो एडिशनली हमें अगर पोस्ट बड़ी है तो उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडिशनल चैप्टर जो है हम यहाँ पे हमारे बैच के अंदर जो है हम उसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स की, उसमें भी वही चैप्टर दिए गए हैं जो सीएमवीआर में दिए गए थे। प्रिलिमिनरी, लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर, रजिस्ट्रेशन, परमिट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद है गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी, गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी दिया गया है। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस दिए गए हैं, गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद दिया गया है ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग्स, रोड फर्नीचर, फेम 1 फेम 2 स्कीम जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। उसके बाद में गुड समारिटन प्रोटेक्शन रूल्स, मेजर रोड सेफ्टी कंपोनेंट जैसे कि हेलमेट हुआ, सीट बेल्ट हुए, एयरबैग्स हुए। उसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट, हिट एंड रन कंपेंसेशन टू विक्टिम स्कीम। नेक्स्ट है उसमें स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड समारिटन। उसके साथ साथ उसमें है वाहन अकस्मात सहाय योजना गुजरात गवर्नमेंट 2018। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस। अब ये जो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस है इसका मेरा ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर एक लेक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 मिनट का, 15 से 16 मिनट का लेक्चर है। उस लेक्चर से आप अगर पेपर में देखोगे एआईएमबी के पेपर में तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए, या सेम 15 से 16 मिनट का लेक्चर अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट उसमें है व्हीकल स्पीड लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ अब कौन कौन से जजमेंट हमें पढ़ने हैं, मुकुंद देवगन, अभिषेक गोयनका, सेव लाइफ फाउंडेशन वाला जजमेंट, प्रकाश चंद डोगा, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, राजीव रतुरी। उसके साथ साथ सबसे लास्ट में एक टॉपिक दिया गया दैट इज करंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड्स, इन द ऑटोमोबाइल फील्ड्स या फिर मैकेनिकल फील्ड्स। तो ये सब कुछ चीजें जो है हमें जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, जो कि टोटल आएगी 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। टाइम होगा हमारे पास 3 आवर्स का।
अब ये तो सब कुछ चीजें आप जानते हो। अब ये लेक्चर लेने के पीछे क्या मोटो है, हम ये लेक्चर को क्यों लेके आए, इसकी बात अब हम यहां से आगे बात करते हैं। ये सब कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी गई है, ये सब कुछ चीजें जो है आपके क्वेश्चंस है, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कौन से प्रॉब्लम के ऊपर उन्हें जो है कुछ गाइडेंस की जरूरत है, ऐसी कुछ चीजें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर हमें जीपीएससी एआईएमबी एग्जाम दिया है, उसके बाद हम अब एआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट ये एक तरीका कभी नहीं हो सकता। सर ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? देखो, मेरा टाइम मैनेजमेंट और आपका टाइम मैनेजमेंट हमेशा एक तरीका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, आपके नेगेटिव पॉइंट्स, ये डिफरेंट हो सकता है और होते ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ना कि मुझे जो है यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत इजी जाता है, मुझे अच्छा लगता है सब्जेक्ट, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है। बट वही चीज हो सकती है आपके लिए कि आपको थर्मल इंजीनियरिंग बहुत इजी जाता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत हार्ड जाता है। तो आपका स्ट्रेंथ डिफरेंट हुआ, आपका वीकनेस डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो मैं एज ए जनरल यहाँ पे बात करूंगा कि भैया किस तरीके से हमें जो है टाइम को मैनेज करना चाहिए। अब पहले तो ये समझो कि हमारे पास टाइम है कितना, अवेलेबल टाइम हमारे पास है कितना। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अभी जून महीना चल रहा है, जनवरी, अगस्त, सितंबर में शायद हमारा एग्जाम होने वाला है। तो हमारे पास अभी लगभग लगभग जनवरी, अगस्त, ये 2 महीना पूरा कंप्लीट है और जून के कुछ दिन बचे हुए हैं। तो लगभग लगभग मैं पकड़ यहाँ पे कंसिडर करता हूं कि मेरे पास 75 टू 80 डेज है। अब इतने डेज मुझे पता है मेरे पास है, हर दिन मैं जो है अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स का स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे पास लगभग लगभग 750 आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, जिसमें मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा। अब 750 आवर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। उसमें जो मुझे ऑलरेडी आता है, देखो हम अभी अभी पेपर देके आए, तो हमें पेपर देने के बाद ये तो पता चल गया कि सर हमारी वीकनेस क्या थी और हमारी स्ट्रेंथ क्या थी। वीकनेस का मतलब ये कि मेरे कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट ने मुझे धोखा दिया, वो सब्जेक्ट को आप पहले साइड में निकालो और पहले उसको रिवाइज करो। जो आपकी गलती हुई भैया उसको पहले आप सुधारो। तो उसके लिए आपको जो है दिन का जो भी 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो उसमें से आप जो है 3 to 4 आवर्स उसके लिए दे सकते हैं, जो मेरा गलती हुआ उस चीज के लिए। उसके बाद सर इसमें अब जीएस भी है, तो जीएस के लिए आप जो है निकाल सकते हैं 5 आवर्स, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है भैया, 100 मार्क्स का होने वाला। सर अब इतना टाइम चला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 आवर्स इधर चले गए, 3 आवर्स इधर चले गए, सर हमारे तो 10 घंटे में से 8 घंटे निकल गए, 8 आवर्स टाइम कंसीडर हो गया। अब जो बच रहे आपके 1 to 2 आवर्स हैं, उसमें आपको जो टॉपिक आ रहा है ऑलरेडी अच्छी तरीके से आता है, उसको आपको रिवाइज करते जाना। देखो इससे क्या होगा, इसको आपको रिवाइज करना है। इससे होगा ये कि जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है उसका रिवीजन चल रहा है, जो आपको नया पढ़ना वाला है, पढ़ना है, उसको भी पढ़ना चल रहा है दिन ब दिन। और जो आपका वीकनेस है, आपने ऑलरेडी पढ़ा तो रखा है बट उसमें क्वेश्चन गलत हो रहा है, कुछ डेप्थ में आपके जो कंसेप्ट है वो इनकम्प्लीट है, तो उसकी भी रिवीजन हो रही है। तो तीनों चीजें एट ए टाइम आप क्या करोगे, इसमें उसके ऊपर पकड़ बनाओगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 40-50 डेज ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा आपका। 40 से 50 दिन के अंदर ये सब कुछ चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपके पास 25 से 30 डेज बचेंगे, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है एंटायर सिलेबस, फिर इस सभी को रिवाइज करना है, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात कर रहा हूं जो है यहाँ पे आपका सिलेबस डिकोडिंग। अब ये सिलेबस डिकोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या नहीं आता, मेरे क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ पे मुझे एडिशनली टाइम देने की जरूरत है। तो पहले तो सिलेबस की प्रिंट निकालो और देखो कि मुझे क्या नहीं आता या फिर क्या आता है, मैं कहाँ पे टाइम लगाऊंगा और कहाँ पे मेरा टाइम सेव होगा। ठीक है,
तो ये चीज पहले आपको देखनी है कि सिलेबस में जीएस है भैया 100 मार्क्स का, तो उसके प्रोपोर्शनेट मुझे उसको टाइम देना है। और ऑब्वियस है हम अभी अभी एआईबी एग्जाम देके आए, तो जीएस के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो नया चीज है, अभी वो नए पहले से आपको पढ़ना है। टेक्निकल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आरटीओ एक्ट एंड रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस को डिकोड करो और उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। 100% आप जो है वो पॉजिटिव कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा चीज जो है आपको आपके अंदर देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ खुद को सेल्फ मोटिवेट रखो। चलो भैया जो भी हुआ है, जीपीएससी एएमपी एग्जाम में हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, नहीं अच्छा आ रहा है, मीडियम लेवल है, जो भी है, जिनका अच्छा नहीं आ रहा है उनको सोचना है कि नहीं भाई मुझे एआरटीओ निकालना है, मेरे पास और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जिनका अच्छा आ रहा है वो ये सोचे कि भैया एआईएमबी से अच्छा पोस्ट मिल रहा है एआरटीओ का, तो थोड़ा बहुत उसमें वैल्यू एडिशन करके थोड़ा बहुत 2-4 महीने में पढ़ूंगा तो मेरा एआरटीओ सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी उससे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी तो वो भी अच्छा। तो दोनों तरफ से आपको उस चीज को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं वो की है इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल स्टडीज। अब इसको अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो बोल सकते हैं कि सर 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज आने वाला है। भाई करेक्ट है, 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज आने वाला है। एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस, देखो 100 मार्क का जनरल स्टडीज आने वाला है। अब हमारे पास पीवाईक्यू का कट ऑफ होगा, आपके पास कट ऑफ देखो 300 से 300 मार्क्स में कितना कट ऑफ जा रहा है, उस कट ऑफ के अंदर मेरा टेक्निकल के मुझे अप्रोक्स मार्क कितने मिल सकता, रूल्स में मैं कितने मार्क्स लेके आ सकता हूं। अभी आपके पास 200 मार्क्स का डिफरेंशिएट आप देख सकते हैं कि सर एआईएमबी एग्जाम में क्या हुआ था कि टेक्निकल पूछा था 125 का, और उसमें ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 108 मार्क्स मिल रहा है, मतलब इतने लेवल तक मेरा जो टेक्निकल है वो रेडी है। उसके बाद सर रूल्स पूछे गए थे 75 मार्क्स के, और उसमें ना सर मुझे सिर्फ 30 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इधर से आपको ये दिख रहा है कि सर इसमें मुझे काम करने की जरूरत है, रूल्स में मुझे काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ सर जीएस जो है ये तो वहां पे था ही नहीं, तो उसमें भी मुझे काम करने की जरूरत है। और ये 100 मार्क्स का है, तो ये 100 और ये 75 175 में मुझे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू ये ऊपर वाले 125 मार्क्स जो कि टेक्निकल में आने वाले। तो आपको जो आपका जो फोकस रखना है ना वो पहले तो इसमें रखना है, क्योंकि आपके पास देखो एग्जाम अभी बहुत दूर है, अगर मैं देखूं प्रैक्टिकली तो 2 महीना और टाइम है उसको, तो उतने टाइम में मुझे जो मेरी वीकनेस है ना वो खत्म करनी है, या फिर उस वीकनेस को मुझे स्ट्रेंथ में चेंज करना है, बदलना है। ठीक है, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। और इसको अगर जब तक आप टेक्निक से टैकल नहीं करोगे ना ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ पढ़ने से हर चीज नहीं होती, पढ़ने के साथ साथ बेस्ट मैनेजमेंट लगता है, बेस्ट प्लानिंग लगती है। ठीक है, और उसी के बाद जाके आपका जो है वो सिलेक्शन होता है। पढ़ते तो सभी है, पढ़ते तो सभी है, बट प्रैक्टिकली जो उससे कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है, तो जिसकी अच्छी प्लानिंग होगी ना उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी वीकनेस सोचो, ये जीएस पे फोकस करो, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का है और 1/3 आपका सिलेक्शन जो होगा वो इसके भरोसे होगा। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। देखो पीवाईक्यू उठाओ, अभी आपके पास जीपीएससी ने जितने भी टेक्निकल एग्जाम लिए गए हैं उसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। अब टेक्निकल एग्जाम में सब्जेक्ट तो वही होंगे, स्वाम होगा, एमडी होगा, टॉम होगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, आईसी इंजीन है। तो हर सब्जेक्ट में वो कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेप्थ, हाँ कितने डेप्थ तक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की लेवल क्या है। लेवल मींस सिंगल लाइनर है, मल्टी लाइनर एमसीक्यू है, ठीक है, उसको सोचो कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टाइप मतलब असर्शन रीजनिंग है, ठीक है, 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 आर करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस है। मल्टी लाइनर एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं वो है। ठीक है, ये तरीके से आप पहले तो फाइंड आउट करो। आप इससे होगा क्या, देखो ये जब आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे ना, इससे आपको एक चीज पता हो जाएगी कि एग्जामिनर जो है उसका माइंड आप जो है वो रीड कर पाओगे कि भैया उसका माइंड इस तरीके से चल रहा है, और उसके माइंड से एक स्टेप आगे हमें ऑलरेडी चलना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन। तो इससे क्या होगा कि इससे आप एग्जामिनर का माइंड रीड करोगे,
और एग्जामिनर का माइंड रीड करने के बाद में उससे एक स्टेप आगे हमें चलनी है। तो सारे क्वेश्चन पेपर उठाओ, सभी को सॉल्व करो। उसके बाद सर ये हो गया, सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप बोलिए क्या करना। उसके बाद मार्केट में एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अच्छी है तो अच्छी बताऊंगा। एक पीवाईक्यू का सेट आता है टेक्निकल, पीवाईक्यू टेक्निकल, किसका, यूथ कंपटीशन टाइम, यूथ कंपटीशन टाइम्स। मैकेनिकल में इसके बहुत सारे बुक्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के 2 वॉल्यूम्स हैं, एई के 2 वॉल्यूम्स हैं, 2 बुक्स हैं, जेई के लिए 2 बुक्स हैं। इसको सॉल्व करो सर, ये भी हो गया। उसके बाद एसएससी जेई के लिए जो बुक्स आता है वो सॉल्व करो। उसके बाद आपके पास गेट के थियोरेटिकल क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। उसके बाद प्रीवियस पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं ये सभी। उसके बाद ऐसे आपके जो ईएससी का पेपर आता है, ईएससी, ठीक है, ये सॉल्व कर लो। इतना सॉल्व करने के बाद टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं। बचे हुए टाइम में आप सब कुछ इतना कर जाओगे ना, मैं लास्ट में ये चीज बताऊंगा कि आपको जो है, आपका जो ड्रीम पोस्ट है, आपको जो मिलने वाला आपका यूनिफॉर्म है, वो आपके पास हो। अब आप देख रहे होंगे कि सर इतना तो है यार, ये तो कोई भी कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं है। आप जब इसको बुक देखोगे ना, तब पता चल जाएगा कि सर ये इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये आपने अगर कर लिया तो सिलेक्शन आपका होना ही होना। न्यूमेरिकल्स का क्या किया गया, तो न्यूमेरिकल्स का क्या करना है आपको, देखो जो न्यूमेरिकल्स आपको विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हैं, जो सिंपल है, या फिर जो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे न्यूमेरिकल्स का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि ये एआईएमबी एग्जाम नहीं है, ये आरटीओ का एग्जाम है, और उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस जो है वो अच्छे खासे हो सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको करना है, जो कि सिंपल है। देखो आपको गेट लेवल के न्यूमेरिकल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि गेट जो है ऐसा एग्जाम है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, और वहां पे आपको आपका जो है वो कैलकुलेटर दिया जाता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स वहां पे पूछे जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और विदाउट कैलकुलेटर वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछने की चांसेस होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ये जो आपकी एसएससी जेई है, या फिर आपका ये जो गेट का 1 लाइनर है, ठीक है, 1 लाइनर, ये जो है एसएससी जेई, या फिर आपके ईएससी के क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। आप जो है गेट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ा स्किप भी कर सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ जो चीजें आपको करनी है फॉर क्वालिफिकेशन। हमें अगर पोस्ट निकालना है तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसको छोड़ के आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है तो आप जो है मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है RTO India 11, ठीक है, @RTO India 11, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप जो है मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा हमारा भी सुन लो। तो ये जो ARTO एग्जाम है, इसके लिए हमारे पास एक बैच भी हमने लॉन्च किया गया है। बैच का फीस जो है बहुत कम रखा गया है, 3499 यहाँ पे फीस रखा गया है। और पूरा का पूरा जो ARTO का आपका नया सिलेबस आ चुका है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच फॉर ARTO एज पर न्यू सिलेबस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें पढ़ाएगा कौन, तो जैसे कि आप AIMB एग्जाम के लिए हमसे पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। इसमें हमारी सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड होगी। उसके साथ MCQ सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो कि AIMB एग्जाम में बहुत कम हुए थे। अब ARTO एग्जाम में हमारे पास हालांकि कोई काम है नहीं, हमारे पास ये हमें यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ ये सभी जो लेक्चर्स है उसकी PDF नोट्स भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। आप उसकी प्रिंट निकाल के क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। आपको अलग से नोट्स निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके होगा ये कि आपका जो है यहाँ पे टाइम जो है वो बचेगा। उसके साथ साथ इसी एग्जाम के लिए हमारा एक टेक्निकल टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, जिसमें 700+ टेस्ट है। उसका भी फीस जो है यहाँ पे बहुत कम है, 99 + GST। तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। टेक्निकल का जो सेशन है आपका 125 मार्क्स का,
उसमें यहाँ पे आपको जो है इस सेगमेंट से बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है हेल्प होने वाली है। अब एक थोड़ा सा एक डिस्कशन इसके साथ कर ये लेता हूं कि देखो आपके पास आपको जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज का यहाँ पे बैनर आपको दिखाया था, तो ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करना है कि सर टेस्ट सीरीज जो है हमने किस पर्टिकुलर टॉपिक की टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व की, और उसके बाद उसमें से कितने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहा है तो उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो रॉन्ग क्वेश्चंस है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एक जगह लिखो। लिखने का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसके साथ उसके ऑप्शंस लिखने हैं, उसको रटना है, नहीं, वो क्यों गलत हो रहा है उसके की पॉइंट्स को लिखो, उसका जो की कंसेप्ट है उसको लिखो। एक अलग से आपको साइड में बुक बनानी है, जिस बुक के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग चीजें जो आपके गलत हो रहे हैं ना वो चीजें आपको लिखनी है। और जब आप लास्ट दिन में उस चीज को रिवाइज करोगे ना, क्योंकि लास्ट एग्जाम के पहले दिन में हमारे पास सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट से कि सर अब एक दिन बचा है और हमें क्या ना कि क्या रिवाइज करना ना ये नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे लास्ट दिन में आपको सिर्फ ये रॉन्ग वाला जो पार्ट है आपका, जो कि आपको अलग से एक नोटबुक में आपने लिखा होगा, बस उतनी नोटबुक आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि आपकी सभी जो गलतियां आपने की है ना वो सभी गलतियां आपके सामने होगी, और वो गलतियां अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे ना तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे 100% फिक्स होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग चीजें जो भी हो रही है ये सारी चीज नहीं लिखना है, उसका कीवर्ड लिखना है, या फिर उसका जो मेन कंसेप्ट है वो चीज को 1 से 2 लाइन के अंदर आपको लिख लेना है, कुछ फॉर्मूला है उसको लिखना है। सारी रॉन्ग होने वाली चीजें जो आपकी ओरिजिनल नोट्स है उसके अंदर आपको हाईलाइट करनी है, और ये जो दूसरा नोट्स आप बना रहे हो उसके अंदर उसको लिखनी है, जिससे कि जब हम रिवाइज करेंगे तो जो स्टार की गई चीजें हैं जो हमारी गलत हो रही थी, जो रॉन्ग हो रही थी, उसको हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये हमारा जो रॉन्ग होने वाला पूरा नोटबुक हमारे पास होगा उसको पढ़ेंगे, तो सारी जो गलतियां हैं वो हमारे सामने एक साथ आ जाएगी। उसको अगर हम सुधारेंगे तो हमारा सिलेक्शन जो है यहाँ पे 100% फिक्स होगा। ठीक है, चलो तो अब इसी डिस्कशन के साथ यहाँ पे हम रुकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे एक नए टॉपिक की, कुछ ARTO एग्जाम के लिए जो भी हमारे एंड से हमें अच्छा लगेगा या फिर आपका कोई रिक्वेस्ट होगा उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम ID है RTO India 11, इसके ऊपर आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।